और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। ज्ञानवापी विवाद पर जिला कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब 4 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई आज हुई, जो सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब अगली सुनवाई इस मामले में 4 जुलाई को होगी। आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी के मामले में अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। अगली तारीख कोर्ट की ओर से दी गई है, 4 जुलाई को सुनवाई होगी। 4 जुलाई को वीडियो फुटेज सार्वजनिक करने पर फैसला होगा। लगातार इसकी मांग की जा रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि फुटेज को, वीडियोस को सार्वजनिक ना किया जाए और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। आज पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई, जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता, उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा था ज्ञान देने, तो उन्होंने हमारी तरफ पॉइंट आउट करके बताया। तो हम लोगों ने कोर्ट को यही कहा कि अभी इसमें तय होना है कि राम कौन है इस केस में, रावण कौन है। जब हम अपने आर्गुमेंट तय कर लेंगे तब पता चलेगा कि रावण कौन है और राम कौन है। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि दीन मोहम्मद के केस में ये हनाफी मस्जिद डिक्लेयर हुई है और ये केस चल नहीं सकता है। मेरिट बेस्ड केस का कोई बेसिस नहीं है, डिवोटीज को कोई राइट नहीं है। जिस तरह की बातें आप सुन रहे हैं उसी तरह की बातें। तो सारी चीजें आज ऑर्डर हम कर देंगे, उसके बाद जो है ये हम लोगों को सीडी जो है रिलीज होगी। उन्होंने 37 पैरा तक हमारे पढ़े, हमारे ही क्लास जो है पैरा जो है दावे को पढ़ा है, उसमें अपनी आपत्तियां उन्होंने लगाई है, तो वो चली रहे। ठीक है, 37 तक 37 पैरा हमारा उन्होंने अभी तक पढ़ा है। कोर्ट ने क्या करके अगली तारीख 4 जुलाई के अब आज टाइम ओवर हो गया, इसलिए कहा कि भाई ये जो पूरा जून जो है वेकेशन छुट्टी होती है, इसलिए जो है जुलाई में हम इसको डेट लगा रहे हैं और 4 जुलाई को उन्होंने डेट लगाया है। तो आपने सुना हिंदू पक्ष के वकीलों का क्या कहना है। अब इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है 4 जुलाई को होगी। देखना होगा कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। दरअसल कई सारी याचिकाएं लगाई गई हैं जिसमें यह कहा गया है जो विवादित इलाका है, विवादित एरिया है, यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद, वहां पर हिंदू पक्ष को उस एरिया को दे दिया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार भी वहां पर दे दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार ये बात सामने आ रही है, जो वीडियो है, जो फुटेज है सर्वे की, उसको सार्वजनिक किया जाए। हालांकि अब इस मामले पर भी फैसला 4 जुलाई को आना है। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वीडियो फुटेज को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। एक याचिका हिंदू पक्ष की ओर से भी इसको लेकर लगाई गई है। लेकिन इन सब के बीच में अब कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, जिसका इंतजार अब हमें करना होगा। किरण सिंह बिसेन की अर्जी पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें, जो ज्ञानवापी मस्जिद का इलाका है वो हिंदुओं को देने की याचिका लगाई गई है। इसके अलावा 2 और याचिका है। भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा करने की मांग उस मस्जिद में, यानी कि उस एरिया में की गई है। परिसर में मुसलमानों को जाने से रोकने की भी मांग है और गुंबदों के ध्वस्तीकरण की भी मांग की गई है। तो कई सारी याचिकाएं हैं जिस पर अब सुनवाई होनी है। 4 जुलाई को वीडियो फुटेज सार्वजनिक करने पर फैसला होगा। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग थी, जिसको लेकर अब इंतजार करना होगा अगली सुनवाई का। इसके अलावा भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा करने की मांग भी की गई है। परिसर में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है। तो अब किरण सिंह बिसेन की जो याचिका है उस पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके अनुसार 4 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, वीडियो फुटेज सार्वजनिक करने पर भी फैसला लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, जो वीडियोस बनाए गए हैं, जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, बताया जा रहा है 1500 से ज्यादा फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, उन फोटोग्राफ्स को सार्वजनिक किया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसको लेकर कह रहा है ये शांति और सौहार्द को बिगाड़ सकता है, इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर इंतजार अब कोर्ट की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि याचिका कई सारी है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। मोइन, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और अब मामले पर 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसके अलावा किरण सिंह बिसेन की भी याचिका पर भी सुनवाई होनी है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दें। मोइन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
ठीक है, मोइन के पास हम लौटेंगे, मोइन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। नीतीश हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। सीधे मैं नीतीश का ही रुख करूंगी और पूरी जानकारी उनसे लेंगे। नीतीश, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी दें। गुंजन, अगर कोर्ट की बात कर ले तो आज जो बनारस की जो अदालत है, बनारस का जो न्यायालय परिसर है, आज काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। गहमा गहमी इसलिए कि 3 मामलों पर आज सुनवाई हुई। अगर पहले मामले की बात कर ले तो पहला मामला जिला जज के यहाँ, और इसके साथ ही अगर जो दूसरा मामला बात कर ले तो यहाँ के जो सिविल जज सीनियर डिवीजन से ट्रांसफर फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ, उस मामले की सुनवाई। और तीसरा अगर बात करें तो जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो देने का जो पक्षकारों का था, इन 3 मामलों पर आज सुनवाई हुई। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की हुई, जिसमें जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने जो विश्वेश्वर विराजमान के नाम से जो वाद दाखिल किया था, जो याचिका दाखिल की थी, उस पर सुनवाई हुई। और उसकी जो तारीख है वो 8 जुलाई पड़ी है, उसकी तारीख 8 जुलाई। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की अदालत में सुनवाई चली, मुस्लिम पक्ष ने आज अपना भी पक्ष रखा और उसकी तारीख 4 जुलाई निर्धारित हुई। और इसके साथ ही अगर तीसरे मामले की बात कर लूं तो तीसरा मामला जो सामने है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को पक्षकारों को देने का, तो इस पर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। लेकिन आपको प्रथम दृष्टया बता दूं कि ये बातें सामने हैं कि शर्त के आधार पर जो वीडियोग्राफी है और फोटोग्राफी की क्लिप उसको दिया जा सकता है। एबीपी गंगा सुबह से लगातार सूत्रों के हवाले से ये खबर बता रहा था कि जो पक्षकार है उनको सीधे तौर पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मुहैया नहीं कराई जा सकती है, शर्त के आधार पर दी जा सकती है कि आप इसे कहीं लीक नहीं होने देंगे। लेकिन अभी ये इंतजार करना होगा, देखना होगा कि कोर्ट का इस मामले को लेकर फैसला क्या आता है, अभी इंतजार। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो अगर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर जितेंद्र सिंह बिसेन हो या फिर मुस्लिम पक्षकार हो, दोनों की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इसको सार्वजनिक न किया जाए। तो आखिर जब पक्षकारों के पास वीडियो और सीडी की कॉपी पहुंचेगी तो वो सार्वजनिक किन आधार पर नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। उनको सार्वजनिक न किया जाए, इसके लिए कौन से खास आदेश हो, इन सारे तथ्यों पर अभी जो यहाँ के कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आज शाम तक, अभी कुछ देर बाद या फिर कल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रार्थना पत्र तो दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने क्या इस बात को मान लिया है कि उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? सर्वे की जो रिपोर्ट है, जो फुटेज है, जो वीडियो है। गुंजन अभी कोर्ट का इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं कि आज अभी थोड़ी देर में या फिर कल इस बात पर कोर्ट का आदेश आ जाएगा कि जो पक्षकारों को सीडी और वीडियो फुटेज दी जाएगी, क्या वो पब्लिक में आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए तो किन शर्तों पर आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। चूंकि न आने का ज़्यादातर हवाला दिया गया है तो इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन 2 मामले पूरी तरह से स्पष्ट हैं, इनमें 4 और 8 जुलाई की तारीख पड़ चुकी है। और इसके साथ आज याचिकाओं का दिन, जैसा कि एबीपी गंगा ने सुबह ही बता दिया था कि आज सिर्फ कोर्ट में सुनवाई का दिन नहीं होगा बल्कि अन्य याचिकाएं भी आज पड़ेंगी, तो अन्य याचिकाएं भी आज पड़ी हैं। अब अगली जो जुलाई है, जुलाई माह की 4 और 8 तारीख अहम होने वाली है। और आज का कुछ और घंटा और इसके साथ कल का दिन विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो फुटेज और फोटो की क्लिप ये मायने रखती है। तो आज का दिन बनारस की अदालत के लिए विश्वनाथ मंदिर यानी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर 3 मुद्दों पर खास रहा। याचिकाएं पढ़ती रही, लोगों में गहमा गहमी की स्थिति देखी गई और पूरे कोर्ट में हर कोई इस बात की जानकारी लेने के लिए आतुर दिखा कि आखिर इस मामले में कोर्ट का अगला आदेश क्या होता है। तो कोर्ट का आदेश अब आ चुका है गुंजन, और 4 जुलाई और 8 जुलाई दोनों कहे बनारस कोर्ट की जो 2, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक जिला जज की अदालत ने 4 जुलाई 8 जुलाई ये 2 मामलों की तारीख मुकर्रर की है। 4 जुलाई 8 जुलाई को भी एबीपी गंगा इससे जुड़े हुए तथ्यों की पूर्ण जानकारी दर्शकों को बिल्कुल नीतीश, एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों को ज्ञानवापी मामले से जुड़े हुए एक तथ्य को सामने रखने की कोशिश डे 1 से लगातार कर रहा है। मोहम्मद मोइन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मोइन, नीतीश ने हमें जानकारी दी कि 4 और 8 जुलाई का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 मामलों पर सुनवाई होगी। कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये उन्होंने बताया, लेकिन एक स्पष्टतः आप बताएं कि 4 जुलाई को किस मामले पर सुनवाई होनी है, 8 जुलाई को किस मामले पर सुनवाई होनी है, क्योंकि याचिका कई सारी लगा दी गई है।
देखिए, आपको बता दें कि जिला जज के यहाँ जो सुनवाई चल रही थी उस मामले में 4 जुलाई की डेट लगी हुई है। उस मामले में आज भी मुस्लिम पक्ष ने ही अपनी बहस रखी, मुस्लिम पक्ष की दलील पेश की गई और मुस्लिम पक्ष की बहस वो पूरी नहीं हो सकी है। तो 4 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सबसे पहले फिर से मुस्लिम पक्ष को ही मौका दिया जाएगा। दूसरा जो मामला चल रहा था, किरण सिंह बिसेन की तरफ से वाद दाखिल किया गया था जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, उस मामले में सुनवाई 8 जुलाई को होगी और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार समेत जो बाकी पक्षकार हैं उनको याचिका की कॉपी दी जाए, वो अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील रंजन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, इतनी लंबी डेट जो है वो जुलाई की डेट दे दी गई, आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा बराबर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अब उसमें जज साहब का कहना यह है कि जब तक पूरी मेरिट बन के तैयार नहीं होती है, वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट दोनों पब्लिक डोमेन में इसको पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि मीडिया काफ़ी दिन से यह प्रयास कर रही है हर चीज़ सामने ग्राउंड लेवल पे खुल के आवे। अच्छा, ये बताइए कि सुनवाई 4 जुलाई और 8 जुलाई को लगी है। देखिए, 4 जुलाई को आपत्तियां जो दर्ज की गई हैं उस आपत्तियों पे सुनवाई होगी। अच्छा, पहला याचिका जो है फास्ट ट्रैक में लगा दिया गया है। हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है तिवारी जी द्वारा, जो जांच का विषय बनेगा बाद में, वो तो सुनवाई होगी ही होगी। तो ये थे हिंदू पक्ष के वकील रंजन सिंह, जो कि ये बता रहे हैं कि इस मामले में 4 जुलाई और 8 जुलाई की डेट लगाई गई है। जिला जज के यहाँ जो मामला चल रहा था उस मामले में 4 जुलाई की तारीख लगी है, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उसमें 8 जुलाई की डेट लगी हुई है। हालांकि जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से जो सर्वे की वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स की मांग की गई थी उसको लेकर अभी तक अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। ज़्यादा संभावना ये है कि आज या कल में अब कोई फैसला नहीं आएगा उस पर, और जब जुलाई महीने में दोनों मुकदमों की सुनवाई शुरू होगी तभी जिला जज की कोर्ट उस बारे में कोई फैसला सुना सकती है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि आज और कल, क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद जिला अदालतों में गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी, जो सिविल के मुकदमे हैं वो नहीं चलेंगे, सिर्फ आपराधिक मुकदमों की ही सुनवाई की जाएगी। तो जो वीडियोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स का मैटर था वो भी मैटर अब लगता ऐसा है कि शायद जुलाई महीने में ही सुना जाएगा। बहरहाल लोगों को अब इंतजार है जुलाई महीने का, करना होगा जुलाई के महीने का, और देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट की ओर से क्या होता है। 4 जुलाई को कोर्ट क्या कहता है और 8 जुलाई को जिस मामले पर सुनवाई होनी है उस पर कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। बहरहाल इंतजार थोड़ा सा करना होगा। बोइन, आपका भी शुक्रिया। नीतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में आज भी विधानसभा और विधान परिषद में कार्यवाही जारी रही। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने अपने भाषण पर फिर बजट को बंटवारा बताया, साथ ही यूपी में हेल्थ सेक्टर की बदहाली पर भी सवाल उठाए। ये बजट, जैसा सरकार बता रही है, कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ये भूल जाती है कि हर बजट जो आता है वो पहले से बढ़ कर के आता है, और ये बजट नहीं, मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है। ये बजट नहीं, बंटवारा है, और अभी तक जनता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। अभी जनता पर नहीं पहुंचा है बजट। जितना भी खर्च करने का विभागों के माध्यम से है, अगर हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर में देखें, उसमें भी दिखाई देता है कि 38% का ग्रोथ गैप है। अब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में बजट तो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई है कमी क्या नज़र आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे CSC, PSC हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम, तो हर जगह कमी नजर आ रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी CM, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां
जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा वाटर सप्लाई सैनिटेशन में, वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। विकास अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही उनका लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टुडे वी सी a proactive government, today we see pro-responsive government, और यह हमारे अंतिम पायदान पे उसकी सेवा के लिए तत्पर दिखती हुई सरकार है। प्राइमरी स्कूल्स, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, 70 सालों में शिक्षा विभाग ने 6,37,000 स्कूल्स बनाए थे और हमारे इस 8 सालों में 6.53 लाख हमारे प्राइमरी स्कूल्स बने हैं। इसलिए यूनिवर्सल एजुकेशन की दृष्टि से जहां हम आगे बढ़े हैं, वहीं पर पर्सन की प्रॉफिट, वो भी इनकम भी डबल हुई है। 2014 में हमारी पर ईयर इनकम एवरेज वाज 79,000, टुडे इट इज़ 1,50,000। और ये मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ रख रहा हूं इसलिए कि आपको स्टैटिस्टिकली समझ में आए कि व्हाट डिफरेंस मोदी गवर्नमेंट हैज मेड। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने 2021 के सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। श्रुति शर्मा से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी टॉप किया है। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। उनको खुद यहाँ पे शुभाशीष और शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं जामिया की वीसी नजमा जी। लेकिन सबसे पहले हम श्रुति से बात करेंगे। श्रुति, किस तरीके का सफर रहा है पूरे यूपीएससी की तैयारी के दौरान? कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स रहे हैं पूरे सफ़र में। कभी काफ़ी मोटिवेशन था, कई बार डाउन्स भी थे, तो वो कांस्टेंट रहा है। पर आई एम ग्लैड कि एंड में जो हुआ अच्छा हुआ है, तो आई एम हैप्पी। स्कूलिंग से लेकर के आप तक का जो अब तक का सफ़र रहा है, खासतौर से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, कहाँ से सब कंप्लीट हुआ है आपका? मेरी दिल्ली में ही एजुकेशन रही है, तो 5th क्लास तक कैम्ब्रिज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, उसके बाद सरदार पटेल विद्यालय। ग्रेजुएशन मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की थी। फिर JNU में मैंने थोड़ा पढ़ा था MA मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद मैं जामिया में RCA में आई थी, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। अभी मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MA सोशियोलॉजी शुरुआत की है। अगर बात करें तो परिवार में कौन कौन सा, यार आपका कौन सा अटेम्प्ट था यूपीएससी के लिए? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था यूपीएससी के लिए। और परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरा भाई है और मेरी नानी है। सब्जेक्ट कौन सा रहा है आपका और किस तरीके से आपने पूरा सफ़र तय किया? क्या कहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था और वो ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था, तो इसलिए उसने मुझे हेल्प किया। कि अब आप IAS में सिलेक्ट हो गए, यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, तो कौन सा कैडर आप प्रीफर करेंगे और क्यों? मेरा बर्थ भी वहीं से है और मेरे सारी टाइज भी यूपी से ही हैं, तो मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर। यूपी को लेकर के आपकी क्या सोच है? अगर आप यूपी में जाती हैं तो किस तरीके से आगे काम करने को लेकर के सोचें? यूपी में क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रदेश है और काफ़ी चीज़ें करने को भी हैं, काफ़ी जगह हैं काम करने को भी, तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में काम करना पसंद करूँगी। देखिए, जामिया की वीसी थी और इसके साथ श्रुति थी जो लगातार बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने यूपीएससी में सफलता अर्जित की। रोशन बिपिन के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली।